खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए योजना बनाएं और प्रयास करें। निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। गगनयान मिशन की तैयारियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा। साल 2040 तक चांद पर पहला भारतीय भेजने और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य। शुक्र और मंगल ग्रह के लिए भी मिशन की योजना पर दिया बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर। राज्य के चौथे कृषि रोडमैप का करेंगी शुभारंभ। पद संभालने के बाद पहली बिहार यात्रा। इजरायल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय जारी। मंगलवार को 286 भारतीयों को लेकर उड़ान भारत पहुंची। 18 नेपाली नागरिकों को भी इजरायल से निकाला गया। कजाकिस्तान के सुरक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा। आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा का दिया प्रस्ताव। और क्रिकेट विश्व कप 2023 में एक और उलटफेर। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 38 रनों से हराया। आज अफगानिस्तान से भिड़ेगा न्यूजीलैंड। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीयों को भेजने सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने चाहिए। इसे साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा की खोज के लिए एक रोड मैप विकसित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों से अंतर्ग्रहीय मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया, जिसमें एक वीनस ऑर्बिटर मिशन और एक मंगल लैंडर शामिल होगा। उन्होंने भारत की क्षमताओं पर भरोसा जताया और अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने चंद्रमा की खोज के लिए रोड मैप में चंद्रयान मिशनों की एक श्रृंखला, अगली पीढ़ी के लॉन्च यान का विकास, एक नए लॉन्च पैड का निर्माण और मानव केंद्रित प्रयोगशालाओं और संबंधित प्रौद्योगिकियों की स्थापना शामिल करने की बात कही। बैठक में अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान मिशन का एक व्यापक अवलोकन पेश किया, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियां जैसे मानव रेटेड लॉन्च यान और सिस्टम योग्यता शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के 3 मानव रहित मिशनों सहित लगभग 20 प्रमुख परीक्षणों की योजना बनाई गई है। क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली प्रदर्शन उड़ान इस महीने की 21 तारीख को निर्धारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आर्थिक गलियारे के संबंध में निर्णय भारत की पहल के कारण लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट से ही होता है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आज दुनिया को भी रिलायबल और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की जरूरत है। इसलिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का ये एडिशन
बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। इस दौरान उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति का भी जिक्र किया। भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से इस क्षेत्र को सशक्त करने के मकसद से योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। भारत की मैरीटाइम क्षमता मजबूत हो रही है। देश और दुनिया को इससे काफी फायदा हुआ है। हमारे प्रयासों से बीते 9 वर्षों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत की रेटिंग्स बेहतर हुई है। साथियों, शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पटना में करीब 12:30 बजे आज राज्य का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च करेंगी। करीब 4:30 बजे वो पटना शहर में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में पूजा अर्चना करेंगी। ये सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली है। 19 अक्टूबर को राष्ट्रपति का पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति एम्स पटना के मेधावी छात्रों को डिग्रियां और पदक प्रदान करेंगी। 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति गया में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आपको बता दें कि पद संभालने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये पहली बिहार यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिल्म जगत से जुड़े कलाकार अपनी फिल्मों के जरिए भारतीय समाज के विविधतापूर्ण यथार्थ से परिचय कराते हैं। सिनेमा हमारे समाज का दस्तावेज भी है और उसे बेहतर बनाने का माध्यम भी है। मंगलवार को सम्मान समारोह में अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। आलिया भट्ट को, गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म RRR को संपूर्ण मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म और विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। R माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। श्रेया घोषाल को फिल्म इरावन निजहाल के गीत मायावा छायावा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक और काल भैरव को फिल्म RRR के गीत कोमुरम भीमुडु के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा
कि इस वर्ष की पुरस्कृत फिल्मों में जलवायु परिवर्तन, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, नारी का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं का चित्रण किया गया है। वो लीक से हटकर ऐसी फिल्में बनाने वाले सभी लोगों की विशेष सराहना करती हैं। मेरा ये विचार है कि भारतीय फिल्मों को देश की सामाजिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वाहक होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी फिल्मों न सिर्फ देश और समाज के लिए हितकारी होंगे बल्कि व्यावसायिक रूप से ही सफल होंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रयोग को आप और मजबूती से करें। वहीदा रहमान, जिन्होंने अपनी दमदार अभिनय से दशकों तक भारतीय सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2013 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपने फिल्मी करियर में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड और बतौर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। उन्हें विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में उद्धृत किया गया है। आइए देखते हैं उनकी जीवन यात्रा से जुड़ा एक वीडियो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के। अब बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। इजराइल में हमास के साथ जारी हिंसक संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को इजराइल से ऑपरेशन अजय के तहत 286 भारतीय नागरिकों और 18 नेपाली नागरिकों को लेकर 5वीं फ्लाइट दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने यात्रियों का स्वागत किया। तेल अवीव से 18 नेपाली नागरिकों सहित 286 यात्रियों को लेकर स्पाइस जेट की 5वीं उड़ान मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। ऑपरेशन अजय के तहत भारत आने वाली ये 5वीं उड़ान है। 5 उड़ानों के जरिए अब तक 1192 भारतीयों और 18 नेपाली नागरिकों को इजराइल से निकाला गया है। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष उड़ान सुविधा उन भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए 12 अक्टूबर को शुरू की गई, जो गाजा से हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायली शहरों पर 7 अक्टूबर को किए गए भीषण हमलों के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर स्वदेश लौटना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन में आज शामिल होंगे और सेना के शीर्ष कमांडर्स को संबोधित करेंगे। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार मंथन कर रहा है। कमांडरों का सम्मेलन बेहद अहम है क्योंकि ये अपने व्यापक दायरे के साथ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, दूरदर्शी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। ये भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को सुविधाजनक बनाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की।
उन्होंने दुनिया में भारत की अनोखी पहचान का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि परंपरा और प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण का बहुत महत्व है। उन्होंने भारत के भविष्य को आकार देने में परंपरा और प्रौद्योगिकी को जोड़ने को अहम करार दिया। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की भारत की क्षमता ही देश को वैश्विक मंच पर स्थापित करती है। विदेश मंत्री ने कहा कि G20 के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और आम सहमति बनाने की हमारी क्षमता पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत की दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे मजबूत और प्रत्यक्ष उपस्थिति है। हम बौद्धिक और सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में वियतनाम में भारतीय समुदाय की भूमिका पर भी जोर दिया। भारत ने मंगलवार को मध्य एशियाई देशों को आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में पूरी तरह से वित्त पोषित क्षमता की पेशकश की। कजाकिस्तान में एक सुरक्षा सम्मेलन में प्रस्ताव देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बना हुआ है और ये खतरा, चाहे इसकी प्रेरणा या कारण कुछ भी हो, अनुचित है। आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष शादी अधिनियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कानून के अंतर्गत समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने के लिए कानून की धारा 4 को हटाने से भी इनकार कर दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में आदेश सुनाते हुए कहा कि ये अदालत कानून नहीं बना सकती, लेकिन कानून लागू कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्यक्त की कि कानून में संशोधन से अन्य कानूनों पर असर पड़ सकता है। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति SK कौल, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा शामिल थे। पीठ ने सर्वसम्मति से देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं करने का फैसला दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्युटी और उत्तराधिकारी सहित समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने 11 नवंबर 2023 को धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले आयुर्वेद दिवस के सफल आयोजन के लिए मंगलवार को विभिन्न मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई। वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद की थीम पर आयुर्वेद दिवस का मनाया जाना एक वैश्विक कार्यक्रम होगा और इसे सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय को देश के सभी मंत्रालयों का सहयोग मिलेगा। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयुर्वेद दिवस को हमारे प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप देश के सभी मंत्रालयों के परस्पर सहयोग और सहायता से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं विश्व कप 2023 की। मंगलवार को विश्व कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ये खेल हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में आयोजित किया गया। अब तक खेले गए अपने 3 मुकाबलों में नीदरलैंड की ये पहली जीत नजर आई। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 38 रनों से हरा दिया। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 245 रन बनाए। बारिश से बाधित ये मैच दोनों टीमों के लिए 43-43 ओवर का खेला गया। नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने अपने पहले 4 विकेट 50 रन पर ही खो दिए, लेकिन कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने नाबाद 78 रनों की बदौलत नीदरलैंड ने निर्धारित 43 ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 246 रनों का लक्ष्य दिया।
जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 42 ओवर 5 बॉलों में 207 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा 43 रन डेविड मिलर ने बनाए। वहीं नीदरलैंड की ओर से लॉन्ग ऑन वीक ने 60 रन देकर महत्वपूर्ण 3 विकेट लिए। नीदरलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कप्तान ने शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। विश्व कप 2023 का 16वां मुकाबला आज चेन्नई में 2 बजे से अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सशस्त्र बलों के पदक विजेताओं, प्रतिभागियों और सहायक कर्मचारियों को मंगलवार को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित हुए सम्मान समारोह में भाग लेने वाले कुल 76 खिलाड़ियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को नकद धनराशि पुरस्कार की घोषणा की। स्वर्ण पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए, रजत पदक पाने वालों को 15 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पदक और प्रदर्शन देश के अनेक युवाओं को प्रेरित करेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। आइए जानते हैं इस बीच उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास रहा। I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. Culture has an inherent potential to unite. It enables us to understand diverse backgrounds and perspectives. सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 18 अक्टूबर साल 1922 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड BBC का गठन किया गया। BBC का गठन यूनाइटेड किंगडम में व्यापार करने वाली ब्रिटिश और अमेरिकी विद्युत कंपनियों ने किया। BBC एक ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसका मुख्यालय लंदन के वेस्टमिंस्टर में ब्रॉडकास्टिंग हाउस में है। यह दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारण संगठन है। BBC कर्मचारियों की संख्या से दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। साल 1931 को थॉमस एल्वा एडिसन का निधन हुआ। उन्हें साल 1879 में किए गए बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। बिजली के बल्ब से घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई गई थी। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी बनाई। इस कार्य में JP मॉर्गन और स्पेंसर ट्रास्क उनके फाइनेंसर थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन और साउंड रिकॉर्डिंग समेत कई क्षेत्रों में आविष्कार किए। इनमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा जैसे आविष्कार भी शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को G20 का सफल आयोजन हुआ। उसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन का भी महाआयोजन सफल रहा। सम्मेलन में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही कुछ यादगार लम्हे देखने को मिले। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। भारत की G20 अध्यक्षता में 9वें संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन यानी P20 शिखर सम्मेलन यशोभूमि में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक ओर जहां तमाम अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं विदेशी मेहमानों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत की भव्यता को भी महसूस किया। इस सम्मेलन के दौरान कई यादगार और ऐतिहासिक लम्हे देखने को मिले और कुछ तो ऐसे भी लम्हे रहे जो भावुक कर देने वाले थे। इसमें सबसे खास लम्हा दिल को छू लेने वाला था
जब मैक्सिकन सीनेट के अध्यक्ष एना लीलिया रिवेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इसी तरह इन यादगार लम्हों में विदेशी मेहमानों का लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का दौरा करना था, तो वहीं 100 साल पुराने ऐतिहासिक संविधान सदन को देखना भी था। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, तो वहीं विदेशी मेहमानों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटका पहनाकर सम्मानित किया। संसदीय अध्यक्षों के इस महासम्मेलन में विदेशी मेहमानों ने भारतीय वाद्य नगाड़े पर अपना हाथ आजमाकर पूरे आयोजन को विशेष बना दिया। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नवरात्र की धूम को दिखाते हुए एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। जगमग जाए रे आव्या।